Hello everyone, welcome back to the channel. तो जैसा कि आप लोगों को पता है और स्क्रीन पे आपको विजिबल भी होगा कि मैंने पिछली क्लास में आपको पूरा रियलाइजेशन का जो है स्पेसिमेन समझा दिया था। आज इस वीडियो में एक क्वेश्चन करते हैं जो कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में है। हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को समझते हैं। स्पेसिमेन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक बचे, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में मेंशन करा था कि जो रियलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट उसकी अकाउंटिंग आपका 70 मार्क्स 70% इस चैप्टर का कवर करती है, एंड बचा हुआ जो 30% है वो बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज एक क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन से थोड़ी और क्लैरिटी हमें आ जाएगी। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। ए और बी पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है। ऑन 31st March देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। ऑन 31st March देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। ए और बी एक पार्टनर है जिनका रेशियो 4:1 है और उनकी जो बैलेंस शीट है वो हमें यहाँ पर पूरी की पूरी गिवन है। क्लियर है। बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम हमारे पास गिवन है? हमारे पास क्रेडिटर गिवन है 45,000 के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 40,000 की, 20 करंट अकाउंट गिवन है 65,000 का, कैपिटल अकाउंट हमें दोनों पार्टनर्स की गिवन है। तो मैंने आपको जब नोट्स लिखाए थे तो मैंने आपको बताया था कि सब कुछ ट्रांसफ़र होता है लेकिन करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? ये हमारी एक लाइबिलिटी से रिलेटेड एक रिजर्व है। अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए हमने एक अलग से पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी थी जहाँ पे हमने समझा था कि अगर कोई लाइबिलिटी होती है, अगर कोई लाइबिलिटी इक्वल होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, वो केसेस मैंने पढ़े थे। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, तो आप वो वीडियो भी प्लीज़ रेफर कर लेना। उसके बाद बैंक अकाउंट, डेटर्स, स्टॉक, गुडविल, फर्नीचर, मशीनरी, एस करंट अकाउंट, ये भी हमने यहाँ पर देखा था। उसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है। एस took 40% of the stock at 10% less than its book value. Furniture realized 80,000. Unrecorded computers was sold for 20,000. Debtors realized 55,000. There was an outstanding bill for repairs for which 19,000 was paid. क्लियर है? ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ा है, अगर मैं आपको बताऊं तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले जो चीज पढ़ी है वो है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? रियलाइजेशन ऑफ एसेट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? अगर कोई रियलाइजेशन का खर्चा है तो वो पढ़ा है। आपको इस क्वेश्चन में सब कुछ देखने को मिलेगा। उन टॉपिक्स में जो हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी, उन टॉपिक्स में जो भी हमने इन टॉपिक से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी, उसको अब हमें उतारना है एक लेजर के अंदर। तो आइए ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपल से एक रेशियो है, एक बैलेंस शीट है और कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज है जो हमें करनी है। तो हमें यहाँ पे लास्ट में बोला गया है प्रिपेयर, यहाँ पे लास्ट में बोला गया है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आइए रियलाइजेशन अकाउंट अपना साथ साथ बनाते हैं। जिन बच्चों को आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता मैं उन्हीं के लिए रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे बना रहा हूँ। तो हम बना रहे हैं रियलाइजेशन। अच्छा, आप लोगों के लिए क्या फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाना ज़रूरी है? ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर क्या फॉर्मेट मैटर करता है? बिल्कुल करता है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर करना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे इसके अंदर? इसके अंदर लिखेंगे पर्टिकुलर्स। क्या डेट आएगी? नहीं सर, डेट नहीं आती। ये एज ऑन दी डेट बनता है, लास्ट में बनता है जब डिसोल्यूशन होता है। तो हम कोई भी डेट का कॉलम नहीं बनाते। अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता, वैसे मैंने लिखाया था, तो हम फॉर्मेट को देख लेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या लिखा मैंने? ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज जो ट्रांसफर होती हैं रिलेशन में, उनको ट्रांसफर कर लेंगे। तो एसेट्स को देखते हैं, क्या बैंक अकाउंट ट्रांसफर होता है? नहीं सर, ये ट्रांसफर नहीं होता है। स्टॉक होता है? यस। स्टॉक डेटर्स होता है? यस। स्टॉक होता है? यस। क्या गुडविल ट्रांसफर होगी? बिल्कुल होगी सर, कर देते हैं ट्रांसफर। उसके बाद क्या फर्नीचर होगा? होगा सर। मशीनरी होगी? होगी सर। एस करंट अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर ट्रांसफर होगा? यस सर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर होगा? नो सर। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये ट्रांसफर हम नहीं करेंगे। क्लियर है। उसके बाद 20 करंट अकाउंट? नहीं सर। कैपिटल अकाउंट? नहीं सर, ये भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, सबसे पहले मेरे पास क्या है? सबसे पहले मेरे पास है डेटर्स। तो 2 डेटर्स। कितने के हैं मेरे पास डेटर्स? मेरे पास डेटर्स हैं 60,000 के। तो मेरे पास 60,000 के यहाँ पे डेटर्स आ गए। क्लियर। उसके बाद क्या है मेरे पास? 2 स्टॉक। 2
स्टॉक, स्टॉक कितने का है मेरे पास, 85,000 का। ओके सर, 85,000। उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद है मेरे पास गुडविल। गुडविल कितने की है सर, गुडविल है 60,000 की। क्या मैंने गुडविल के लिए कुछ पॉइंट बोला था, बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है वो परचेज गुडविल होती है, लेकिन क्या मैंने गुडविल के लिए आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट बताया, नहीं, तो गुडविल भी ट्रांसफर करेंगे 60,000। उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरे पास फर्नीचर है एंड लास्ट में मशीनरी है। तो टू फर्नीचर, टू मशीनरी लिख लेता हूँ, अमाउंट ऊपर से अभी देख के लिखता हूँ। टू फर्नीचर कितना है, 1 लाख, और मशीनरी कितनी है, 70,000। ये 1 लाख है यहाँ पे, ठीक है, ये दिस इज 1 लाख। 1,70,000। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये हमने सीधा अभी ट्रांसफर करी है। अगर आपको ट्रांसफर की एंट्री याद नहीं है तो ट्रांसफर की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्लियर। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी ट्रांसफर कर लेते हैं। तो लाइबिलिटी का तो एक ही एंट्री है, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 45,000 के, 45,000। अगर आपको लाइबिलिटी की ट्रांसफर एंट्री याद नहीं है, मैं इतनी एक्सटेंसिव वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं इतनी एक्सटेंसिव वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल ही बेसिक से क्लियर नहीं होगा। तो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को करना है, वो उसमें उनकी मदद हो जाए, इसलिए ये मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, क्रेडिटर्स ट्रांसफर कर दिए। आ जाते हैं अब एडजस्टमेंट एंट्री पे। एडजस्टमेंट एंट्री समझ लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री में सबसे पहली चीज लिखी है, ए टुक 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। जितनी बुक वैल्यू थी, अच्छा एसेट की रियलाइजेशन में मैंने आपको लिखाया था कि अगर टेंजेबल एसेट होगी तो टेंजेबल एसेट में क्या करना है, अगर रिलाइज वैल्यू गिवन है तो रिलाइज वैल्यू पे करना है, अगर रिलाइज वैल्यू नहीं गिवन तो बुक वैल्यू पे करना है। क्लियर है। अगर इंटेंजेबल एसेट की बात करूँ, इंटेंजेबल एसेट के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है तो रियलाइजेबल पे करेंगे, अगर रियलाइज वैल्यू गिवन नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे, बुक वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे रियलाइज वैल्यू गिवन है ना कि ए लेके गया, लेकिन कितने पे लेके गया, 10% लेस देन दी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है मेरी, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, स्टॉक की बात हो रही है। स्टॉक की बुक वैल्यू 85,000 है। 85,000 85,000 40% ऑफ द स्टॉक वो लेके गया। अच्छा, तो पहले हम 85,000 का 40% कर लेते हैं। 85,000 का 40% कितना होगा, 85,000 का 40% होगा 34,000। 34,000 का अगर हम 10% निकाल लें तो कितना आएगा, 3,400। तो वो 34,000 में से अगर मैं 3,400 को माइनस कर लेता हूँ तो इतना वो लेके चला गया। तो मैं आपको यहाँ पे इसका वर्किंग नोट बनवा देता हूँ। ये इसका वर्किंग नोट बन जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, ये इसका वर्किंग नोट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। सबसे पहला वर्किंग नोट है मेरा स्टॉक। स्टॉक का सबसे पहले वर्किंग नोट क्या है, 40% ऑफ स्टॉक टेकन बाय, कौन लेके गया, ए लेके गया ना, टेकन बाय ए। तो 40% ऑफ द स्टॉक यानी कि 85,000 का मैं 40% कर लेता हूँ। 85,000 का 40% इज 34,000 एट 10% लेस। तो ये माइनस हो जाएगा 10%, किसका, इसका 10%, 3,400 का। तो ये माइनस होकर कितना आएगा मेरे पास, इसको माइनस कर लेते हैं, 600 ये बचा, तो ये आएगा 30,600। 30,600। क्लियर है यहाँ पे बात, इतनी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब इसको लिखेंगे कैसे। जो मैंने ट्रांसफर एंट्री थी वो रेड पेन से लिखी है, जो पेमेंट या रियलाइजेशन की एंट्री होंगी वो मैं ब्लू पेन से लिखूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, और आप मेंशन करोगे यहाँ पे क्या लेके गए हैं, स्टॉक, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 1, 30,600। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज फर्नीचर रियलाइज्ड 80,000। फर्नीचर कितने का है दोस्तों, 1 लाख का। कितना रियलाइज करा उसने, 80,000। तो कैश में लिखेंगे या बैंक में लिखेंगे, तो बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दोगे फर्नीचर। कितना रियलाइज करा फर्नीचर ने, 80,000। उसके बाद है अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वॉज सोल्ड फॉर 20,000। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, पहले एडजस्टमेंट निपटा लेते हैं। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर की कोई ट्रांसफर एंट्री नहीं होती, अगर रियलाइज होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसकी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे वापस से लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, या सिर्फ कंप्यूटर भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि कंप्यूटर हमारी कोई भी ट्रांसफर एंट्री में आया नहीं। कितना रियलाइज करा, 20,000। उसके बाद लिखा है
डेटर रिलाइज 55,000, डेटर कितने के थे, 60,000 के थे, तो बाय बैंक अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे डेटर्स, डेटर्स ने कितना रिलाइज करा, 55,000। उसके बाद क्या एंट्री है, देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स फॉर विच, अच्छा चलो अभी लाइबिलिटी वाली साइड छोड़ देते हैं। अब आप देखो, डेटर्स खत्म, ओके, स्टॉक खत्म, ओके, फर्नीचर खत्म, ओके, इसके अलावा अभी मेरी मशीनरी बच गई और मेरी गुडविल बच गई। तो गुडविल के लिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, अगर रिलाइज वैल्यू गिवन नहीं है तो गुडविल भी खत्म, यानी कि गुडविल भी मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मशीनरी के लिए कुछ भी गिवन नहीं था रिलाइज वैल्यू, तो अगर टेंजेबल एसेट के लिए कुछ गिवन नहीं होता तो हम उसको बुक वैल्यू पे रिलाइज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट कितना, क्या लिखेंगे, मशीनरी 70,000। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब सर एक पॉइंट आप यहाँ पे ये स्किप कर रहे हो कि जो ये ए ने स्टॉक लिया था ये तो सिर्फ 40% लिया था, तो बाकी के 60% का क्या होगा। तो दोस्तों जो बाकी का 60% होगा उसको हम ये मान लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया कि जो स्टॉक का रिमेनिंग 60% होगा, 60% ऑफ द स्टॉक, इसको क्या करेंगे, 85,000 का यहाँ पे 60% करेंगे, इसका 60% कितना आएगा, इसका 60% आएगा 51,000। ये विल बी रियलाइज्ड इन कैश या बैंक, कैश या बैंक। तो यहाँ पे एक एंट्री और आ जाएगी, बाय बैंक अकाउंट स्टॉक 51,000। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने सब कुछ कर लिया, लाइबिलिटी एसेट साइड हमारी खत्म हो गई। आ जाओ अब लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स के लिए क्या कुछ मेंशन किया था, क्या क्रेडिटर्स के लिए कुछ मेंशन करा था, क्रेडिटर्स के लिए कुछ मेंशन करा था, क्रेडिटर्स के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है। तो 45,000 के जो क्रेडिटर्स हैं उनका हम क्या करेंगे भाई, अगर हमें क्रेडिटर्स को रियलाइज़ करना है तो मैंने लाइबिलिटीज़ की रियलाइजेशन के लिए भी बताया था, पेमेंट के लिए सॉरी बताया था कि अगर कुछ मेंशन है तो उस पर होगा, नहीं तो जो बुक वैल्यू है उसी पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स कितना, 45,000, 45,000 लिया ना, 45,000 क्रेडिटर्स 45,000। उसके बाद एक एडजस्टमेंट और है, वो बोलता है एक आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स फॉर विच 90,000 वॉज पेड। एक बिल था जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग बिल इज माई लाइबिलिटी, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी है, तो अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी को भी पे कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, तो यहाँ पे 90,000 ही आ जाएगा। फॉर रिपेयर्स लिखना चाहो तो वो भी पूरा लिख सकते हो, गलत कोई नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपने पेमेंट की रिलाइजेशन की सारी एंट्री कर दी हैं। इसमें रिलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री नहीं आई, बट कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे। तो जब आप इसका टोटल करोगे तो आपके पास आपको देखने के मिलेगा कि आपकी जो डेबिट साइड है वो बड़ी है आपकी क्रेडिट साइड से। तो आपकी डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है, अगर मैं करूँ, आ रहा है 4,39,000 रुपये। ठीक है, क्लियर है। और क्रेडिट साइड का अगर आप टोटल करोगे, इसका टोटल भी आएगा तो 49,000 इतना ही, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लॉस आ जाएगा जो कि कैलकुलेटेड है मेरे पास कितना, 87,400, 87,400। और इस 87,400 को मैं ए में और बी में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा 69,920, 69,920 एंड 17,480। आप ये कैलकुलेशन अपने पास कर सकते हो। तो ये आपको इस तरीके से रिलेशन बनाना है, गंदा सा बना क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन करते हुए बनाया, वर्किंग नोट दिखाना है और एक्सप्लेनेशन करना है। स्टॉक के लिए आप चाहो तो, हालांकि नोट लिखने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे बना के दिखा दिया, बट आप नोट लिखना चाहो तो नोट भी लिख सकते हो दैट अगर रियलाइज्ड वैल्यू गिवन नहीं है, इज नॉट गिवन, तो इट इज रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू। ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इससे आपका क्वेश्चन अच्छा लगेगा। क्लियर है इतनी बात। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन। अभी हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं, पास्ट 5 ईयर्स के सीबीएसई क्वेश्चन पेपर एज वेल एज सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करेंगे ताकि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। रियलाइजेशन में अब कुछ ज़्यादा नहीं बाकी है, सिर्फ 2-3 टॉपिक बाकी है जो कि अगली वीडियो में पूरी तरीके से कवर हो जाएंगे। रियलाइजेशन डिसोल्यूशन वाला जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा अगली वीडियो में। उसके बाद जो भी होगा सिर्फ इसकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन को प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। ये वाला जो क्वेश्चन है
थोड़ी वीडियो लंबी है ताकि आपको और अच्छे से ग्रिप बन सके इस रिलेशन वाले क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है और अगली वीडियो के बाद आपका डिसोल्यूशन 100% क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो पूरा डिसोल्यूशन रेगुलर क्लास की तरह यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।